राज बुंदेला, जय श्री महाकाल। ओके, गुड इवनिंग। जय श्री राम, राधे राधे भाई। छाया, हाउ आर यू? युवराज सिंह, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चल भाई सबके फाइन। ओके, गुड। शालिनी, आई एम फाइन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राधे राधे भाई। करिश्मा, हाउ आर यू? चलिए तो आई होप सब लोग आ गए हैं। और गाड़ी कहाँ तक पहुंची थी हमारी भाई? गाड़ी आज हम अपने पुराने टीचर के होम गए थे। अच्छा, ओके, गुड, अच्छी बात है, जाना चाहिए भाई। चलिए, तो हमने बच्चों कहाँ तक ओके, हाँ, चेन रिएक्शन, ठीक है। चेन रिएक्शन यानी कि उससे पहले हमने न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना, फिजन टूटना, फ्यूजन, फ्यूज हो गए, छोटे छोटे मिलके बड़ा बनाते हैं, है ना। जब मैंने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया, 1:2 मिल रहा था। हाइड्रोजन बम में ऐसी रिएक्शन होती है 10⁵ टेम्परेचर पे होती है। और न्यूक्लियर फिजन, टूटना, बड़े का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, स्थायित्व के लिए ये फिजन है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने अभी तक बात कर ली थी, ठीक है। चलिए, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। चेन रिएक्शन यानी कि श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से देखें बच्चों। चेन रिएक्शन वास्तव में ये न्यूक्लियर फिजन का ही एग्जांपल है। फिजन का मतलब है टूटना, ऐसा लगभग रिएक्शन में टूटता ही है। नहीं, आज सक्रियता नहीं होगी भाई तालीम, है ना, आज सक्रियता नहीं होगा। चलिए, आज इसी चैप्टर को लगभग एंड पे किया जाएगा चैप्टर को। तो चेन रिएक्शन श्रृंखला अभिक्रिया लिख लें आप लोग, श्रृंखला अभिक्रिया थ्योरेटिकल चीज है बच्चों। अगर क्वेश्चन इस पे आता है, देखो मैं आपको एक बात बता दूं, हेवी के लिए मध्य वोल्ट का कुछ भी, चलिए। हाँ, तो मैं बोल रहा था इस चैप्टर में जो टॉपिक है अभी श्रृंखला अभिक्रिया, न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय संयंत्र, इसमें थ्योरी बहुत सारी है। आप किसी बुक पर देखोगे या शीट देखोगे, आपको बहुत सारी थ्योरी मिलेगी। मैं आपको बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ, है ना। उस थ्योरी को भी कुछ समराइज कर लिया, कुछ छोटा कर दिया मैंने, मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहें तो केवल इस चीजों में बता रहा हूँ, उस पर विश्वास रख के और उतना याद करके आगे बढ़ सकते हैं। आप चाहें तो थ्योरी पढ़ सकते हैं कहीं से भी, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो बहुत सारी अनशन थ्योरी को सबको रटना, वो हमें थोड़ा पसंद नहीं आता, है ना। जैसे भाई के बच्चे हम बोल सकते हैं रट लो सब, ऐसा नहीं बोल सकते हम, हमें पसंद नहीं है। तो थ्योरी में से काम की चीज मैं आपको लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। फिर भी किसी को बहुत इंटरेस्टेड हो, वो पढ़ना कुछ चाहे तो पढ़ सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। फिर भी इसमें कुछ काम की चीज जो है वो मैं बात करूंगा। चेन रिएक्शन क्या है, तो बच्चों क्या है, ध्यान से देखो। मैंने कहा कि जब न्यूट्रॉन अटैक करता है किस पर, यूरेनियम 92-235 पर, तो यह बेरियम क्रिप्टॉन में टूट जाता है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि फिजन अभिक्रिया होती है। एक तरह से हम बोल सकते हैं बच्चों फिजन अभिक्रिया होती है। चेन रिएक्शन है क्या, ध्यान से देखें। हमने देखा कि यार ये जो, वैसे आप सोचो यूरेनियम 235 वैसे ही भारी नाभिक है। भारी नाभिक, हमने कर्व देखा था
भारी जो होते हैं उनकी स्थायित्व कम होता है। 235 कहीं यहाँ पे है, तो स्थायित्व बढ़ाने के लिए ये टूटना चाहता है। ऊर्जा कम स्थायी अधिक, तो स्थायित्व बढ़ाने के लिए टूटना चाहता है। तो भारी नाभिक फिजन करते हैं तो ऑब्वियस बात है ऐसा है। हमने देखा कि यार जब हम यूरेनियम 92-235 इस पर न्यूट्रॉन का अटैक कराते हैं, न्यूट्रॉन मतलब 0 और 1, इसका अटैक कराते हैं, तो हमने देखा कि, या फिर इसको प्लस कर दो, प्लस अटैक करवाया। अटैक कराने का मतलब है उस पर बम्बारमेंट करी। बम्बारमेंट का मतलब है ऐसा जैसे हम किसी बचपन में गेम नहीं खेला, कुछ बॉल्स होती है फिर पत्थर के कंचे से मारते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, कि कुछ चीजें जमी हुई है उसको दूर से एक पत्थर से फेंको, तो उससे इस तरह का गेम चल रहा है। मतलब न्यूट्रॉन ने इसको टकराया, इसके बाद देखा कि ये टूट जाता है किसमें, बेरियम 56 में। ये अपन ने लिखा भी था 144 प्लस क्रिप्टॉन 36 89 प्लस 3 है 0 और 1। यह अभिक्रिया आपको लिखा चुका हूं, करा चुका हूं, पूछ चुका हूं, तो ये अभिक्रिया में आपको अब डाउट नहीं होना चाहिए। ऊपर का योग इधर के बराबर आएगा, नीचे का योग इनके बराबर आएगा। घिसी पिटी बात अपन जान चुके हैं, इसलिए मैंने करवाया था ताकि आज के दिन मुझे ज्यादा समस्या ना हो। अब ये जो अभिक्रिया है बच्चों, ये अभिक्रिया एक सिंगल अभिक्रिया है, ऐसे होती है। ये रियलिटी में कैसे होती है, अब इसको अपन बात करें। रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में क्या होता है कि अपने पास अच्छा ये बच्चों अभिक्रिया कहाँ यूज होती है, मैं आपको जनरल बताऊं। ये अभिक्रिया बम बनाने में भी यूज होती है, ये अभिक्रिया नाभिकीय संयंत्र चलाने में भी यूज होती है। नाभिकीय संयंत्र से सर क्या होता है, नाभिकीय संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जिससे बिजली बनती है। यूरेनियम का काम बच्चों बम बनाने में भी होता है, और यूरेनियम की ऊर्जा को, क्योंकि ऊर्जा बहुत ज्यादा नाभिकीय, इसीलिए इस ऊर्जा का काम जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी करते हैं। फिर प्रश्न आएगा सर यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, क्या यूरेनियम में तार जोड़ते हैं? नहीं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा टरबाइन बनाती है। टरबाइन को घुमाने के लिए अलग अलग चीजें ऊर्जा देती है। जैसे टरबाइन को घुमाने के लिए कभी कभी बांध से, जो बांध होता है उसमें ऊपर से पानी छोड़ते हैं, थोड़ा काट के, प्रेशर से पानी गिरेगा, टरबाइन घूमेगी। टरबाइन घूमेगी तो बिजली बनेगी। टरबाइन कैसे घुमाए, या तो बैल लगा दो, बैल घुमा देंगे, बैल थक गया, बोले बांध पानी रोक लो और एक झिरी बनाओ, पानी प्रेशर से आएगा, उस टरबाइन घूमेगी, वो भी तरीका सही है। या फिर कोयले की ऊर्जा, कोयले वोयले जला के, कोयले की जो ऊर्जा है गाड़ी में जैसे चलती है, ट्रेन चलती है ऐसे, और कोयले की ऊर्जा से उसको घुमा दो, कुछ भी करके उसे घुमाओ। तो एक तरीका है कि भैया यूरेनियम नाभी रेडियोएक्टिव पदार्थ है, इससे भी ऊर्जा बहुत उत्पन्न होती है। अपन ने देखा न्यूक्लियर फिजन, नाभिक के विखंडन से बहुत ऊर्जा मिलती है। अच्छा ये जो ऊर्जा मिलती है ना, इसमें 200 प्लस 200 MeV ऊर्जा मिलती है एक अभिक्रिया से। तो इन सब ऊर्जाओं को का यूज अपन टरबाइन घुमाने में कर सकते हैं। टरबाइन घूमती है तो बिजली बनती है। हमारा कोटा शहर ऐसा है जहां पर कोयले से भी बिजली बनती है। कोटा के थोड़ा सा पास में राउत भाटा में, वहां पर पानी बांध से भी बिजली बनती है ना, राउत भाटा में। वहां न्यूक्लियर रिएक्टर भी है, तो वहां न्यूक्लियर रिएक्टर से उससे भी बिजली बनती है। 3 प्रकार से बिजली बनती है, ठीक है। चलिए, तो अभिक्रिया होती कैसे बच्चों, कि मान लो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, प्रैक्टिकली ऐसा होता है। एक नाभिकीय संयंत्र अपन थोड़ी देर में पढ़ेंगे बच्चों, भाई इसका यूज है बम बनाने में, और संयंत्र में बम नहीं बनाने अपन को, अब इनको नाभिकीय संयंत्र बनाना है, न्यूक्लियर रिएक्टर। तो मैं आपको बताऊं न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है और कैसे काम करता है, थोड़ा उसके बारे में बता रहा हूं मैं। न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय संयंत्र, ये कुछ एक ट्यूबनुमा संरचना होती है। वैसे बहुत अपन जा नहीं सकते वैसे वहां पर, ठीक है, फिर भी अपन एक मैं मॉडल उसका बना रहा हूं। इसके अंदर बहुत कुछ कंप्यूटर भी लगे हैं, बहुत कुछ लगा है, मतलब इसमें मतलब बोल ही नहीं सकते क्या क्या लगा, बहुत कुछ लगा। उसमें अजीब अजीब सी चीजें लगी है, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या लगी है, पता नहीं क्या क्या लगा दिया। इसके अंदर कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है कि यूरेनियम उसको पाउडर फॉर्म में फेंक दिया, मान लो ये पाउडर है किसका, यूरेनियम का, ये सब यूरेनियम है। याद करो 1 ग्राम यूरेनियम में भी, 1 ग्राम यूरेनियम में भी पता है कितने परमाणु थे, क्या मैं आपको फिर से याद दिलाऊं, Na 6.023 इंटू 10 की पावर 23 बटे 235, इतने सारे यूरेनियम के नाभिक है 1 ग्राम यूरेनियम में। मतलब मुझे ये तो समझ में आ गया कि 1 आध ग्राम यूरेनियम भी ले आया तो नाभिक तो बहुत है भैया, कमी नहीं है।
इसमें ये जो मशीन है इसमें हम एक एंट्री देते हैं किसकी, न्यूट्रॉन की। वो न्यूट्रॉन जो है ये अटैक करता है किस पर, यूरेनियम के नाभिक पर। अभी इतना छोटा हो रहा है, इसको जूम करके मैंने दिखा दिया यहाँ पे, ये जूम सॉरी ये यूरेनियम पर अटैक किया, न्यूट्रॉन ने जूम करके अभिक्रिया दिखा दी। क्या यहां तक बात समझ में आई? पहले बताओ, क्या यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है, चलिए। तो ये अभिक्रिया। अब सर ये यूरेनियम तो फैले हुए हैं हवा में, ये यूरेनियम फैल गए भैया, ये न्यूट्रॉन गया। तो सर ये फैल रहे हैं ना, उसमें भाई ऐसा तो हुआ नहीं एक यूरेनियम सामने आया और लड़ेगा क्या मुझसे, और लड़ लेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ तो यूरेनियम का धुआं सा, गुबार सा हो गया, न्यूट्रॉन अंदर गया। अब उसने सर क्या क्या किया ये थोड़ा समझाओ, तब अपन इस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ वो तो एक लाइन में लिख दिया। कैसे हुआ, अब तुम्हें पता है ऐसे लाइन में पंगत तो शादी तो है नहीं इसकी कि पंगत में बैठ जाओ, पहले तुझे मिलेगी पूड़ी, फिर तुझे सब्जी मिलेगी, फिर बोलेगा ओए गुलाब जामुन मुझे भी दे, बोले रायता, ऐसा तो नहीं, लाइन में तो नहीं बैठे, लग रहा है लाइन में बैठे, ऐसा नहीं है यार। रियलिटी में क्या होता है, ध्यान से समझ, रियलिटी में ऐसा कुछ होता है। यूरेनियम बिल्कुल एक धुएं की तरह फैला हुआ है, न्यूट्रॉन अंदर गया। अब क्या होगा, ध्यान से समझ, इसे बोलते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। कि न्यूट्रॉन दौड़ता हुआ आया और टकराया किससे, यूरेनियम से। यूरेनियम वही है 92 235, इससे टकराया। टकराते ही बच्चों ये टूट गया कितने पार्ट में, ये टूट गया 5 भागों में। एक बन गया बैरियम, एक बन गया क्रिप्टॉन, और 3 न्यूट्रॉन बन गए। सर ये क्या था, हाँ ऐसा बन गया। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन नहीं बनता। अरे भैया ये जो नंबर है ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं था, 0n1, ये जो 235 है क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसके अंदर है भैया, है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब कुछ है। तो 3 पैदा हो गए। अब ध्यान से सोच, ये जो सीन है ये क्या है, ये धुएं का गुबार है। क्या यहां पर यूरेनियम का एक ही नाभिक था? नहीं सर, करोड़ों थे। कहां है करोड़ों, वो रही है। 1 ग्राम यूरेनियम में, 1 ग्राम में इतने परमाणु थे, 10 की घात मोटा मोटी अगर मैं कहूं तो 10 की घात 21 के आसपास। तो कोई कमी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो भैया इसमें से क्या हुआ, ये जो 3 न्यूट्रॉन थे, अब मुझे पास 10 की घात 21 यूरेनियम के नाभिक हैं। तो इस धुएं के गुबार में क्या ऐसा संभव नहीं है कि ये न्यूट्रॉन फिर से किसी यूरेनियम को टकरा जाए? संभव है, क्योंकि यूरेनियम तो बहुत सारे हैं। तो यस, ये फिर से किसी यूरेनियम से टकराता है। ये भी कोई ना कोई ढूंढ लेगा, अरे ये भी कोई ना कोई ढूंढ लेगा, और ये भी कोई ना कोई ढूंढ लेगा। अरे सही बात है यार, ये भी किसी को ढूंढ लेगा, ये भी किसी को ढूंढ लेगा, ये भी किसी को ढूंढ लेगा। तो यहां पर धुएं के गुबार से, यूरेनियम के धुएं के गुबार से ये किसी न किसी को ढूंढ लेगा। जब ढूंढेगा तो क्या होगा, अब ढूंढेगा तो बर्थडे तो मनाएंगे नहीं, ये फिर से 5 पैदा करेगा। 1 2 3 4 5 क्या करेगा, फिक्स, रियल तो इक्वेशन तो फिक्स है। एक है बैरियम, एक है क्रिप्टॉन, और है 3 न्यूट्रॉन, 1 2 और ये 3 न्यूट्रॉन। ऐसा ही सीन सब लोग क्रिएट करेंगे। 1 2 3 4 5 बैरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। ऐसा ये करेगा, बैरियम क्रिप्टॉन 3 न्यूट्रॉन, ये लो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ये बैरियम और ये क्रिप्टॉन। इस तरह से ये अभिक्रिया। अब सोचो, एक ने कितने पैदा किए न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन। इन 3 ने, एक एक ने 3 3 किए, तो 3 3 6 और 3 9, 1 2 ये 3 9 पैदा हो गए। ठीक है, तो ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो अगर हम न्यूट्रॉन की संख्या देखें, न्यूट्रॉन की संख्या तो कितना था, 1,
ये न्यूट्रॉन की संख्या है बच्चों, ये एक थी यहां पर, एक, यहां पे कितनी है, यहां पे है 3, यहां पे कितनी है 3, 3 6 और 3 9, यहां पे 9 न्यूट्रॉन की संख्या है। एक न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन, इस तरह से चलता रहेगा। बच्चों यहां पे ये क्या हुआ बताओ, कोई बच्चा बता सकता है इसका क्या हो रहा है? ये यूरेनियम का क्या बोलते हैं इसे टेक्निकली लैंग्वेज में? यूरेनियम का टूटना क्या कहलाता है? विखंडन, विखंडन कहलाता है। तो ये क्या है, इसका क्या हुआ? विखंडन हुआ, विखंडन हुआ। और विखंडन का मतलब अब आपको याद आ जाना चाहिए, मैंने आपको कहा था जितने नाभिक हैं उतने, जो अपन ने पावर एनर्जी कैलकुलेशन पढ़ी थी, नाभिक संयंत्र को चलाने के लिए इतना मास बताओ, ये बताओ, वो बताओ, जितने नाभिक हैं उतने विखंडन होंगे। तो अपन ने अभी अभी देखा कि 10 की घात 21 के आसपास नाभिक हैं, तो सोचो 10 की घात 21 बार विखंडन होगा। यूरेनियम के एक बार विखंडन होने से कितनी ऊर्जा मिलती है, ये हम पहले सीख चुके हैं, 200 MeV ऊर्जा मिलती है। तो बच्चों थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस अपन लगाएंगे, 200 MeV एक यूरेनियम से मिल रही है, 200, तो 10 की 1 ग्राम में ही भाई 10 की घात 21 23, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी अपन को मिलेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी अपन को मिलेगी। तो ये एक एक, ऐसा सोचो एक एक विस्फोट हो रहा है, विखंडन। जितने, मैंने क्या बताया था, जितने नाभिक उतने विखंडन उतने विस्फोट। एक विस्फोट हुआ, फिर यहाँ पर एक और हुआ, यहाँ पे 3 हुए, 1 3 9, इस तरह विस्फोट होते जाएंगे। ठीक है, तो विस्फोट होते जाएंगे का मतलब क्या होता है? एनर्जी मिलती जाएगी, यहां कुछ एनर्जी मिलेगी, फिर यहां मिलेगी, फिर यहां मिलेगी, फिर यहां मिलेगी, एनर्जी मिलती जाएगी, एनर्जी मिलती जाएगी। ये चेन रूप में चल रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं चेन रिएक्शन, चेन के रूप में चलता है इसलिए बोलते हैं चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन। अब मैं कुछ पॉइंट्स की बात करूंगा। अच्छा, यहां पर बच्चों एक वर्ड है, इसको मैं किसी भी यूरेनियम के पास बैठ जाऊं, मेरे लेफ्ट में जो न्यूट्रॉन होंगे उनको बोलते हैं प्राथमिक न्यूट्रॉन, और मेरे राइट में जो होंगे उनको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूट्रॉन। मैं अगर यहां बैठ जाऊं, इस जगह पर मैं खड़ा हो जाऊं, तो मेरे लेफ्ट में कितने हैं? 3, मेरे राइट में कितने हैं? 9। तो हमेशा हम जहां भी खड़े हो जाएंगे, मेरे लेफ्ट में इनको बोलते हैं प्राथमिक, प्राथमिक सक्रिय न्यूट्रॉन। एक्टिव है ना, सब मर तोड़ी गए। हो सकता है द्वितीयक, ये जो 9 न्यूट्रॉन है, इनमें से एक आध न्यूट्रॉन वो कोई काम ही नहीं आया, उसको कोई मिला ही नहीं। होते ना ऐसे कोई विरले जीव, समुद्र पड़ा है फिर भी उनको कोई नहीं मिल पाया जीवन में कभी, लानत है ऐसे आदमी पर। तो 9 न्यूट्रॉन थे, 9 न्यूट्रॉन थे, सबने अपने अपनी यूरेनियम को ढूंढ लिया। एक आध हो सकता है कभी कभी बाबा जी, है ना, कोई ढूंढ नहीं पाया किसी को, तो वो असक्रिय हो गया। तो ये हमेशा जरूरी नहीं है कि आगे वाले सभी न्यूट्रॉन सक्रिय है ना, जरूरी नहीं है, कोई असक्रिय भी हो सकता है। हम तो मान रहे सब सक्रिय है। तो ये प्राथमिक सक्रिय न्यूट्रॉन, और ये सेकेंडरी, द्वितीयक, इसे बोलते हैं द्वितीयक सक्रिय न्यूट्रॉन। द्वितीयक बस नाम है, सक्रिय न्यूट्रॉन। हम जहां भी हैं, हमसे आगे सेकेंडरी, पीछे प्राथमिक, हमारे आगे सेकेंडरी, पीछे प्राथमिक, बस सिंपल सी बात है। चेन रिएक्शन हो गई। बच्चों अगर ये रिएक्शन अनियंत्रित हो जाए, धड़ 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 फूटते जा, बम फूटते जा, तो भैया ये तो अनियंत्रित हो जाएगी। एक बम से 3 बम, 3 से 9 बम, 9 से भाई साहब भयंकर प्राण निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब ये रिएक्शन चलती जाएंगी तो इसे बोलेंगे अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। क्या कहेंगे? ये सब मैं लिखूंगा अभी बोर्ड पे, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, इसे कहेंगे अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अब एक अच्छी बात ये थी, अगर इस रिएक्शन को नियंत्रित कर दूं मैं, ये जो बम विस्फोट भयंकर हो रहे थे बड़ 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 बड़, उनको अगर नियंत्रित कर दूं, तो एक नियंत्रित वे में अगर चलेंगे हम, तो इस ऊर्जा का उपयोग हम टरबाइन घुमाने में कर सकते हैं, यानी कि हम एक न्यूक्लियर रिएक्टर में, नाभिकीय संयंत्र में इसको यूज कर सकते हैं। तो उसकी बुराई भी, बच्चों चाकू का यूज आप मारने में भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन चाकू का यूज आप रप्टर की तरह किसी के पेट में गोली निकालने में भी कर सकते हो। तो चाकू का अनियंत्रित यूज हो तो लोगों को मृत्यु हो जाएगी, और चाकू का नियंत्रित यूज हो तो उससे ऑपरेशन भी हो सकता है। उसी तरह से
इस अभिक्रिया को अनियंत्रित चला दे तो ये बम बन जाएगी। मतलब बम में ऐसी रिएक्शन चलती है जो चलती रहती है, रुकती नहीं है, इसलिए बोलते बम है ये भैया, फटा तो सबको फाड़ देगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है ना। वो हिरोशिमा नागासाकी में ऐसे कोई बम चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। ये अभिक्रिया कभी खत्म नहीं होगी, बिल्कुल छोटे छोटे लेवल पर अभी भी चल रही है, वहां पर जमीन की बिल्कुल गहराई में भी चल रही है। तो ये बात है, दो शब्द आएंगे, नियंत्रित अभिक्रिया और अनियंत्रित अभिक्रिया। ठीक है, चलिए तो अपन इसको लिखना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे शब्दों को, और ये हर शब्द के क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलिए तो मैं सबसे पहले एक शब्द लिखता हूं, रिप्रोडक्शन फैक्टर, पुनः उत्पादन गुणांक। पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं यहां पर। पुनः उत्पादन गुणांक यानी कि रिप्रोडक्शन फैक्टर। ये क्या होता है? ये होता है द्वितीयक सक्रिय न्यूट्रॉन, द्वितीयक बटे प्राथमिक, द्वितीयक बटे प्राथमिक सक्रिय न्यूट्रॉन, सक्रिय न्यूट्रॉन, सिंपल है ना। इसको के से दिखाते हैं, के। तो ये के डिफाइन कर दिया, प्राथमिक द्वितीयक क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए ये अपन ने लिख दिया। तो कभी पूछ ले पुनः उत्पादन गुणांक क्या होता है, प्राथमिक बटा द्वितीय, द्वितीयक बटा प्राथमिक, या द्वितीयक द्वितीयक या प्राथमिक प्राथमिक, कुछ भी अनशन क्वेश्चन आ जाए तो मैं याद होना चाहिए। चलिए एक तो ये हुआ। मुझे नहीं पता कि आप में से क्यों फालतू के लोग ज्ञान दे रहे हैं, छड़ कैडमियम छड़ होती है, सर टेस्ट का सिलेबस बता दी, ये 3 न्यूट्रॉन, ये मतलब प्यार से पढ़ा रहा हूं, मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। मैं बस ये आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप शांत रह के पढ़ोगे तो आपको फायदा होगा, और टाइम पास करोगे तो फिर आपका प्रॉब्लम है। शिवांगी गधी है क्या तू? शिवांगी गुप्ता, डिफाइन करना भी आएगा एग्जाम में। हाँ, 12th में क्या तू टिप टिप के पास हुई है क्या अभी तक? चलो छोड़ो, मतलब इतने वोट कैसे हो सकते हैं कोई लोग, इतना समय में आ गया है ना। क्या डेफिनेशन नहीं पढ़ते अपन कहीं भी, कुछ भी डेफिनेशन नहीं पढ़ते क्या अपन कहीं भी? जैसे गधों की तरह बात कर रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो क्या इसका ही? हाँ, मतलब मूर्ख ही हो क्या? चलिए तो ये हो गया बच्चों। अब अपन देखते हैं कि शब्दों को। तो पहला पॉइंट पूछेगा आपसे, बताओ यदि अभिक्रिया अनियंत्रित हो गई तो क्या होगा? ठीक है, तो आंसर है यदि अभिक्रिया अनियंत्रित हो जाए, कौन सी? चेन रिएक्शन हो जाए तो यही न्यूक्लियर बॉम्ब का सिद्धांत है। तो क्वेश्चन आ जाएगा न्यूक्लियर बॉम्ब का सिद्धांत क्या है? तो आंसर है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। एक ऑप्शन आएगा श्रृंखला अभिक्रिया, एक होगा अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो आंसर अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया नहीं आंसर, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, तो सिद्धांत क्या है? मैं फिर से एक शब्द लिख देता हूं, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पूछ लेगा। सेकंड, यदि श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित कर ले तो क्या होगा? नियंत्रित करें तो क्या होगा? तो इसको नाभिकीय संयंत्र में, न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय संयंत्र में यूज कर सकते हैं, में यूज करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर, इसमें यूज करते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड
अब आपकी प्रॉब्लम है भाई कि आप मेरे को प्रेम से देख सुनना चाहते हैं या फिर टाइम पास करना चाहते हैं। आपको लग रहा है आप ढीठ हो, है ना, कि आप लिखते रहोगे। मैं देख ही नहीं रहा पीछे, कोई बच्चे लिखे जा रहे हैं, बता दो एक बार, ढीठ हो तुम। चलिए, तो ये हो गया इतना। थर्ड चीज अपन देखते हैं। अब नियंत्रित हो जाए तो क्या, अनियंत्रित हो जाए तो मेन अपन बात करते हैं कि यार तो दोनों क्वेश्चन बन जाते हैं कि नियंत्रित होगा तो क्या होगा और अनियंत्रित होगा तो क्या होगा। ठीक है, चलिए अब अपन ने सोचा कि सर इसको अनियंत्रित होगी तो बम बम बन गया, इतनी सी बात ठीक है। सर नियंत्रित करें कैसे, प्रश्न उठता है सर नियंत्रित कैसे करें, नियंत्रित करें कैसे करें। तो क्वेश्चन उठा नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित कैसे करें, कैसे करें, ये प्रश्न उठा अपने पास कि अभिक्रिया से नियंत्रित कैसे करें। चलो सोचते हैं अभिक्रिया को देखकर। अभिक्रिया में हमने देखा कि हर आगे बढ़ते हुए, अच्छा ये सीन कहाँ चल रहा है, ये सीन चल रहा है इसमें, ये डब्बे में। ये डब्बे का नाम क्या है, नाभिकीय भट्टी, जो इसके बाद वाला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है आपका। इस अभिक्रिया इस डब्बे में चल रहा है। मैंने सोचा यार अभिक्रिया में आगे जो, सोचो अभिक्रिया को चला कौन रहा है, न्यूट्रॉन। मैंने सोचा कि अगर मैं इस न्यूट्रॉन को कहीं ना कहीं, भाई अभिक्रिया चल रही है, बढ़ती जा रही है, मैं अगर इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लूं, अवशोषित कर लूं, कैडमियम की छड़, बोरोन कैडमियम ये चीजें होती है बच्चों, तो कैडमियम की छड़ लगा के या बोरोन की छड़ लगा के मैं इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लूं, तो भैया आगे अभिक्रिया थोड़ी धीमी पड़ जाएगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। 3 न्यूट्रॉन थे, 2 को अवशोषित कर लो, एक बेचारा अभिक्रिया चला देगा। फिर पैदा हुए 9, 4 को अवशोषित कर लो, 5 चला देंगे। तो आगे तो इस अभिक्रिया में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने पर यह अभिक्रिया रुक जाएगी। तो ये जो मैंने लगाई थी ना, ये छड़ थी बच्चों, नियंत्रक छड़ बोलते हैं। अभी मैं सब लिखाऊंगा आपको धीरे धीरे, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं, हमने लिखा तीसरा, कैसे नियंत्रित करना है, ए। बहुत अपन बोल सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की एनर्जी बहुत तेज है यहाँ पर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि बहुत अधिक गति वाले न्यूट्रॉन्स को रोकने के लिए अपन बात करें नियंत्रित कैसे करें अभिक्रिया को, तो हम बोल सकते हैं कैडमियम बेस्ट है, या बोरोन की छड़ों से फास्ट न्यूट्रॉन को अवशोषित करा सकते हैं, अवशोषित करा सकते हैं। तो बढ़िया तरीका यार ये तो, कि यहां पर एक छड़ लगा दो, जरूरत पड़ने पर छड़ को नीचे करो, न्यूट्रॉन अब्सॉर्ब करेगी, छड़ को ऊपर उठा दो। ये अपने हाथ में पूरा कंप्यूटर लगा हुआ है कि छड़ को नीचे करो, छड़ अब्सॉर्ब कर लेगी, छड़ को ऊपर कर दो। तो यार ये बढ़िया तरीका है यार। और सोचते हैं बी, हो सकता है कि यहां पर ये न्यूट्रॉन अवशोषित न हो। अब जरूरी थोड़ी छड़ के अंदर आएगा, इसी जाल में मछली फंसे जरूरी नहीं है। तो हमने सोचा कि यार मछली जाल में नहीं फंसी, कोई बात नहीं, मछली के ऊपर गर्म पानी डाल दो, या मछली के ऊपर कोई भारी पानी डाल दो, पत्थर फेंक दो ऊपर से। भाई मछली का पत्थर से कुछ होगा नहीं, लेकिन मछली सतर्क हो जाएगी, मछली की स्पीड कम हो जाएगी। तो लोगों को विचार पसंद आया। तो लोगों ने कहा यार ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन बहुत छोटा होता है। लोगों ने देखा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान D2O भारी पानी के बराबर होता है। भारी पानी D2, हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है ना 1s2। आपको अगर बहुत डीप में बताऊं ना, मैं पढ़े लिखे लोगों के लिए, है ना, गधों के लिए तो क्या ही बोलूं। न्यूट्रॉन भारी होता है प्रोटॉन से, प्रोटॉन होता है 1h1। तो 1h1 से भारी कौन होता है, 1h2। इसीलिए बोला जाता है कि दोनों का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, इसका m और इसका m। अब देखना मैं क्वेश्चन को कहां कनेक्ट कर रहा हूं, पढ़े लिखे समझ जाएंगे, गधों को हवा भी नहीं लगेगी। बताओ, आप मैकेनिक्स में आपने पढ़ा है कि m मास का द्रव्यमान अगर m मास की रखी हुई बॉल से पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर करता है, ये इसका वेग v है और इसका वेग कुछ नहीं है, 0 है, इसका वेग 0 है, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर करता है, ये बॉल 1 ये बॉल 2, तो टक्कर के बाद क्या होता है बताओ,
टक्कर के बाद बॉल 1 रुक जाती है और बॉल 2 सेम स्पीड से चलती है। क्या ये सीन याद है आपको? वेग अल्टी पल्टी हो जाता है। वेग, हाँ वेरी गुड, देखो पढ़े लिखे जाग गए बिल्कुल। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन वही है कि कभी पढ़े लिखे लोग पेपर बनाएंगे तो क्वेश्चन देंगे, और जिस दिन देंगे तो ये गधों की तो वाट लगेगी। क्या कारण है कि यहाँ पर भारी पानी का यूज करते हैं, 1s2 का यूज करते हैं? रीजन इज दैट कि पहली बात 1h1 से भारी है 1s2, तो न्यूट्रॉन भारी होता है, इसलिए भारी पानी यूज करते हैं D2। हम करते क्या, पहले मैं आपको बता दूं, रीजन में बताऊंगा, ये सब फिर समझाऊंगा मैं। हम करते क्या है, सेकंड, फास्ट न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए लोग क्या रट लेते हैं बस इस लाइन को, भारी पानी बेस्ट होता है D2। पानी भी यूज कर सकते हैं, भारी पानी की बारिश करते हैं। बारिश करते मतलब ऊपर से फेंकते हैं, ऐसा नहीं बारिश कर रहे हैं, कि बारिश करते हैं, अंदर ही अंदर बारिश करते हैं, है ना, ऐसे बाहर से नहीं करते। लोग रट लेते हैं भारी पानी। अरे रटना नहीं है, मतलब ठीक है रट करना है, लेकिन उसका रीजन नहीं पता लोगों को। ये रीजन होता है कि 1s2 ये न्यूट्रॉन के बराबर है, और जब मास बराबर होता है, अब मैं काम की बात बताऊं, ये वेग क्यों, मुझे बताओ, ये वेग क्यों बदल जाता है? आखिर m और 2m में वेग क्यों नहीं बदला? सर ने जब पढ़ाया था तो ये एग्जैक्टली क्यों इक्वल लिया, मुझे बताओ, क्यों लेते हैं? क्योंकि समान मास जब होता है तो एनर्जी का ट्रांसफर मैक्सिमम होता है। जब दो चीजें टकरा रही होती है तो एनर्जी का ट्रांसफर मैक्सिमम तब होगा जब दोनों का मास बराबर होगा। इस बात को थोड़ा प्रूफ करके बताओ, मैं देखना चाहता हूं कितना दिमाग चलता है तुम्हारा। ये अच्छी बात है कि तुम यहां तक समझ गए। मुझे एक एग्जाम्पल से समझाओ ये शब्द कि सर दोनों का मास बराबर होगा तो एनर्जी का ट्रांसफर सबसे ज्यादा होगा। इसके आसपास एक लाइन थी जो अपन ने कहीं पढ़ी है, मैं समझ जाऊंगा तुम में से पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति है। इससे आसपास कोई लाइन पड़ी थी, मैं प्रूफ कैसे करूं इसको कि समान मास हो, समान हो तो ही एनर्जी का ट्रांसफर मैक्सिमम होता है। कहां ये कुछ इस जैसा कुछ पढ़ा था? ये बड़ी बात थी कि मैं मॉडर्न पढ़ाते तो मैंने कम से कम मैकेनिक्स को कनेक्ट कर लिया। मैं तो चाहता हूं कि ना गलत। हीट लॉस कम, क्यों कम, कारण बताओ। इससे समान चीज एक दिखी थी अपन ने, वो बोलने के बाद है ना सब फालतू है। एक एग्जाम्पल आपको देना चाहिए कि सर देखो वहां ऐसा था ना, तो मजा आ जाएगा। प्रत्याश चक्कर फालतू की बात है, वो तो बोल ही रहा हूं मैं, प्रत्याश चक्कर होती है। चार डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी बोल रहे हैं गधे, नहीं पकड़ पा रहे हो। इससे सेम बिल्कुल। चलो ठीक है, छोटे बच्चों नहीं कर पाओगे। अरे गधों, याद नहीं आ रहा तुम्हें? एनर्जी का ट्रांसफर मैक्सिमम कब होता था? जब R बराबर R होता था, आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर होता था। प्रतिरोध बराबर, मास बराबर। क्या बुद्धि चल रही थोड़ी? ऐसे विचार चलते हैं कभी तुम्हारे? ये प्रतिरोध थे जो बराबर थे, मैंने बोला था उस थॉट को लाओ। यहाँ प्रतिरोध बराबर थे, यहाँ मास बराबर होते हैं। बराबर क्यों था? बराबर ये प्रूफ किया था ना इसको। हालांकि इसको भी कर सकते हैं करने में तो, हाँ वो पावर थी। तो ये तो मैंने बोला एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी क्या होती है? पावर बराबर क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। मूर्ख, वो एनर्जी थी। पावर क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। पावर ट्रांसफर मैक्सिमम, यानी कि एनर्जी ट्रांसफर मैक्सिमम हो रही है, कब होती है? जब यहाँ दोनों प्रतिरोध बराबर होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे दोनों मास बराबर होता है, और दोनों मास बराबर करने के लिए ही न्यूट्रॉन के साथ हाइड्रो 1H। हम चाहते तो भारी पानी की जगह हल्का पानी भी यूज कर सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि D2O बेस्ट होता है। क्या सर D2O ही लगाते हैं? नहीं, D2O के साथ H2O भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं है।
पानी की बारिश कर दो तो काम हो जाएगा, लेकिन अंदर की बात है कि D2O ही यूज करो और उसका कारण इतना बड़ा होता है। कहा गया? ये सब कारण है उसका कि इसका मास इसके बराबर है लगभग, तो 2 मास में एनर्जी का ट्रांसफर सबसे ज्यादा होती है। इतनी सारी अंदर की बातें थी उसमें। ठीक है, मैं तो ब्रह्मास्त्र के बारे में बहुत ही बढ़िया, राधे कृष्ण, सही है। चलिए, चलो ठीक है, इसको छोड़ो अभी। तो हमने बात की, हाँ, कि भारी पानी को, है ना, ये यस। तो ये जो अपन ने क्या लिखा है बच्चों, भारी पानी को, ठीक है। कैडमियम या बोरोन की जो छड़ होती है, इनको बोलते हैं बटे मॉडरेटर। मॉडरेटर है ये यूज करने के लिए। चलो छोड़ो सब इंग्लिश वर्ड। तो फास्ट न्यूट्रॉन गति करने के लिए, चलो ये ठीक है। फास्ट न्यूट्रॉन को भी अपन ने यूज कर लिया भारी पानी से कि भाई भारी पानी डाल दो और ये गति कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए, ये भी अच्छी बात है कि यार पानी यूज कर लिया अपन ने। ठीक है, चलिए थर्ड। अब देखो कभी कभी एक प्रॉब्लम क्या आती है, सी, उसको ध्यान से समझना, कंट्रोल करने के लिए। बच्चों कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है, आप सोचो ये जो यूरेनियम है, या फिर अपन कहें इस पे आ जाओ, ध्यान दो। ये जो अपने लिया ना मास, किसका मास लिया, ये यूरेनियम का, अपन बोल सकते हैं कि एक बलून है ना, यूरेनियम का धुआं, ऐसा बोल सकते हो, यूरेनियम का धुआं हुआ नहीं है, ऐसे समझाने के लिए बोला, यूरेनियम बहुत सारा है। बच्चे ध्यान से सोचो, अगर कभी ऐसा हो गया कि ये जो न्यूट्रॉन था ये इसके अंदर गया ही नहीं, ये ऐसे निकल गया, तो क्या होगा? तो सर पूरा काम ही फेल हो गया। बाई चांस कभी ये न्यूट्रॉन इसके अंदर ही नहीं गया, पदार्थ के अंदर, आपने यूरेनियम की पोटली तो फेंक दी, लेकिन वो यूरेनियम इसके अंदर गया ही नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी। अरे आप सोचो, किसी ने सोचा कि मैं तो भैया इतना सा यूरेनियम दूंगा, इतना सा, और ये न्यूट्रॉन इससे टकराया ही नहीं और बाहर निकल गया, तो भैया फिर तो अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं होगी। या फिर कभी ऐसा हो जाए कि यूरेनियम इतना बड़ा दे दिया और न्यूट्रॉन जब इसके अंदर आया, ये न्यूट्रॉन जब इसके अंदर आया तो इतने धमाके हुए कि ये कभी बाहर ही नहीं निकल पाया। मैं आपको एक बात करूं, मैं आपको अच्छा कलर चेंज, ठीक है, मैं आपको यहां बात करता हूं। मान लो कभी ऐसा हुआ कि इस ट्यूब में एक सीन ऐसा बना कि आपने यूरेनियम तो लिया ऐसा छोटा, और इतना छोटा आ गया कि न्यूट्रॉन जब आया तो न्यूट्रॉन इससे टकरा ही नहीं पाया, न्यूट्रॉन निकल गया, तो क्या अभिक्रिया चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। सर न्यूट्रॉन इतना छोटा, यूरेनियम का जो बॉक्स था या धुआं था, जो भी अपन कहें, वो इतना छोटा है कि न्यूट्रॉन अंदर ही नहीं घुसा उसके, तो अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हो पाएगी। या फिर कभी ऐसा हो जाए कि यूरेनियम आपने ज्यादा ले लिया, एक लिमिट से ज्यादा यूरेनियम ले लिया आपने, आपके जो विचार थे वो बिल्कुल भयंकर थे, गंदे वाले थे, आतंकवादी वाले थे, कि आपने यूरेनियम ज्यादा ले लिया। ज्यादा लेने से क्या हुआ, न्यूट्रॉन ऐसा अंदर घुसा कि बाहर ना निकल पाया, और जब न्यूट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा तो न्यूट्रॉन यूरेनियम से टकराता जाएगा। अरे न्यूट्रॉन तो घुस गया यूरेनियम के अंदर, अब वो टकराया जा रहा है, बॉम्ब पे भट चलती जा रही गाड़ी। तो अपन को ये समझ में आया यार, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यूरेनियम जो लिया अपन ने, उसका आकार जो छोटा भी नहीं होना चाहिए। छोटा होगा तो हो सकता है वो अंदर ही ना जा पाए, और यूरेनियम बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ा होगा तो उसके अंदर घुसेगा तो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो विस्फोट होते रहेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट था इस अभिक्रिया में कि यूरेनियम जो था अपना, यूरेनियम क्या है अपना? विखंडनीय पदार्थ। जिस पदार्थ का विखंडन होना है उसे वो है यूरेनियम। सर क्या यूरेनियम का ही विखंडन होता है क्या? नहीं, यूरेनियम Pu-239, थोरियम 231, यूरेनियम 235 या 238, ये 4 पदार्थ हैं जो विखंडनीय पदार्थ है अपने लिए। केवल यूरेनियम ही नहीं होता, और भी पदार्थ होते हैं जिनको बोलते हैं विखंडनीय पदार्थ। इस अभिक्रिया में जो यूरेनियम का काम कर रहा है, कभी यूरेनियम की जगह कुछ और भी यूज करना चाहें तो वो कर सकते हैं हम, तो इनको बोलते हैं विखंडनीय योग्य पदार्थ। जिसका विखंडन हो रहा है, जिसका विस्फोट हो रहा है, उसे बोलते हैं विखंडनीय योग्य पदार्थ। ठीक है, तो विखंडनीय योग्य पदार्थ और भी है जो मैं लिखा दूंगा, बट पॉइंट इज, ये जो विखंडनीय योग्य पदार्थ है इसका आकार बहुत छोटा होगा,
तो यूरेनियम उसके अंदर नहीं जा पाएगा, और बड़ा होगा तो अंदर जाएगा तो बाहर नहीं आ पाएगा। तो हमने ये भी देखा, इसीलिए हम बोलते हैं यूरेनियम का आकार एक क्रांतिक आकार के बराबर होना चाहिए, ना छोटा ना बड़ा, तब जाके अभिक्रिया आगे बढ़ती है। तो हमने इन सब गवाहों को मद्देनजर रखते हुए हमने कहा कि विखंडनीय योग्य पदार्थ, विखंडनीय योग्य पदार्थ या विखंडनीय पदार्थ जो विखंडनीय पदार्थ है का आकार, विखंडनीय पदार्थ मतलब यूरेनियम का आकार ना तो बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम। समझ में आ गया? इसको बस समझ लो, बस फिर याद ही रखना है। अगर विखंडनीय के पदार्थ का आकार बहुत ज्यादा हो गया तो भैया न्यूट्रॉन अंदर जाएगा तो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, और बाहर नहीं निकल पाएगा तो तबाही मच जाएगी। और बहुत छोटा हुआ यूरेनियम, बहुत छोटा हुआ यूरेनियम जो अपन ने लिया था मास, है ना, बहुत छोटा रहा तो उसके अंदर जा ही नहीं पाएगा। छोटा है तो निकल गया, मान लो बाहर ऐसे निकल गया न्यूट्रॉन। तो विखंडनीय योग्य पदार्थ, भैया अपन कितना यूरेनियम लें? क्या हम 1 किलो ले लें? नहीं, ये सब मन से नहीं कर सकते कुछ भी। इसलिए मैंने बोला कि इजीली अपन बॉम्ब या ऐसी चीजें नहीं बना सकते। आप यूरेनियम कितना लेना ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे अपन। और पहली बात, यूरेनियम हाथ में ले नहीं सकते, कैंसर हो जाएगा। यूरेनियम का एक कण भी हाथ में लग गया, उससे हाथ में छोड़ो, दूर से भी आ गया, वो अंदर घुस जाएगा, कैंसर करके मार देगा। यूरेनियम ये जो चीजें हैं बॉम्ब बनाने वाली, ये चीजें बहुत खतरनाक होती है बच्चों। इससे रेडियो एक्टिविटी, इससे किरणें निकलती रहती है, अल्फा बीटा गामा। जो गामा किरणें हैं वो बहुत खतरनाक होती है, पूरी बॉडी को आर पार कर देती है। वो बॉडी छोड़ो, 5 मीटर कंक्रीट की दीवार को छेद देती है। हमारी बॉडी क्या चीज है? तो अल्फा बीटा गामा किरणें जो बहुत खतरनाक होती है, ये कैंसर कर देती है। तो सोचो इनके तत्व भी ऐसे खतरनाक है, इसलिए इजीली अपन जो है कोई ट्राई नहीं करता ऐसा कि भैया कोई कुछ भी बना ले। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या कहा आपसे कि विखंडनीय पदार्थ का आकार ना तो बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम। फिर अपन लिखते हैं इसका आकार एक विशेष होता है, एक विशेष होता है। इस विशेष को क्या कहते हैं? क्रांतिक आकार। क्रांतिक आकार होता है, इसका आकार एक विशेष होता है, जिसे बोलते हैं क्रांतिक आकार होता है। जब जाके ये अभिक्रिया परफेक्ट चलती है, परफेक्ट चलती है। ठीक है, सही है। चलिए हम एक बात बनाते हैं। यदि विखंडनीय योग्य पदार्थ, अच्छा क्रांतिक आकार को बोलते हैं MCR, क्रिटिकल। अच्छा आपको पता है नाभिक का मास समानुपाती होता है उसके आकार के। क्या पर का है? वॉल्यूम, नाभिक आयतन, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू क्या A है? आयतन, उसका आयतन समानुपाती A होता है क्या? याद आ रहा है आपको? V समानुपाती 4/3 पाई R क्यूब, फिर प्रोपोर्शनल टू A आया था। जो जितना भारी उसका आयतन उतना ज्यादा। क्या आपको याद आया? जो जितना भारी उसका ज्यादा। तो हमने कहा कि यदि मास लेस देन हुआ क्रिटिकल मास से, फिर हम बोलेंगे मास ग्रेटर देन हुआ क्रिटिकल मास से, क्रांतिक आकार मतलब MCR, और मास बराबर हुआ क्रिटिकल मास से। 3 अपन केस ले रहे हैं। मास कम है क्रिटिकल मास से, या मास ज्यादा है क्रिटिकल मास से, या मास बराबर है क्रिटिकल मास की। ठीक है, तो यदि मास कम होगा क्रिटिकल मास के, अब मास के टर्म में क्यों बोलते हैं बच्चों, ये भी समझ लो ध्यान से। मैंने कहा मेरे पास इतना सा यूरेनियम है और मेरे पास इतना यूरेनियम है,
तो आपको पता है बच्चों, आपको पता है कि आयतन जो होता है वो ए के समानुपाती होता है। अरे अपन ने पढ़ा था कि v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, आर को लिखा था आर नॉट ए की पावर 1/3 का होल क्यूब। यहां से आया था v समानुपाती ए, जिसका मास ज्यादा, ए ज्यादा, द्रव्यमान संख्या ज्यादा, उसका आकार ज्यादा। याद है आपको, आकार समानुपाती ए होता है, इसलिए यहाँ पे आकार की जगह पर मास लिख रहे हैं, ठीक है ना, जिसका मास ज्यादा उसका आकार ज्यादा, इस तरह की बात है यहाँ पर। चलिए, आई होप ये बात चमक गई अपन को। तो हमने लिखा कि भैया अगर m लेस देन mcr है तो क्या होगा कि अभिक्रिया क्या चल पाएगी? नहीं, अभिक्रिया थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। अभिक्रिया क्या होगी? थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, ये थोड़ी टफ चीज है इसलिए ध्यान देखो यार, मैं इसलिए थोड़ा आराम से बता रहा हूँ। अभी थ्योरी भी है और पॉइंट भी है, ठीक है, तो इसलिए एक बार देख लो। मैं लिख देता हूँ, अगर आप पूछोगे तो मैं फिर से कुछ बता दूंगा। अच्छा, ये क्या है? विखंड पदार्थ का द्रव्यमान या पदार्थ का आकार मास से दिखा देते, मास ज्यादा तो आकार ज्यादा, वो वाली बात है। तो m लेस देन mcr तो क्या होगा? अभिक्रिया कुछ देर बाद रुक जाएगी, अभिक्रिया रुक जाएगी, कोई काम की नहीं है। m ग्रेटर देन mcr, क्रिटिकल मास बहुत ज्यादा हो गया तो न्यूट्रॉन अंदर गया तो कभी बाहर नहीं निकल पाया, अभिक्रिया अनियंत्रित हो जाएगी, अनियंत्रित अभिक्रिया हो जाएगी। और बिल्कुल बराबर आकार रहा तो न बड़ा न छोटा, नियंत्रित अभिक्रिया हो जाएगी। तो ये नियंत्रित अभिक्रिया हो जाएगी अगर क्रिटिकल मास के बराबर रखें अपन, नियंत्रित अभिक्रिया हो जाएगी। क्या बात चमकी अपन को? बच्चों आप याद करो, अभी अभी अपन ने पढ़ा था के बराबर द्वितीयक बटे प्राथमिक न्यूट्रॉन, द्वितीयक बटे प्राथमिक न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या। सोचो, क्या मैं अगर ऐसा बोल सकता हूं कि k लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ? k लेस देन 1 का मतलब है कि भैया प्राथमिक तो ज्यादा थे, द्वितीयक कम थे। मैं यहाँ पे अर्थ भी बता देता हूं सबकी। आप सोचो, अगर ये k है तो k लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ? k लेस देन 1 का मतलब हुआ कि प्राथमिक ज्यादा है, प्राथमिक ज्यादा है और द्वितीयक कम है। प्राथमिक ज्यादा है, द्वितीयक कम है। जो आगे बनते जा रहे हैं, पैदा होते जा रहे हैं, वो कम है, तो क्या वंश एक दिन खत्म हो जाएगा? जो आगे पैदा होते जा रहे हैं, अगर उनकी संख्या घटती जाए तो भैया वंश खत्म हो जाएगा। ऐसी बात बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो ऑब्वियस ये बात है, अभिक्रिया रुक जाएगी। देखो यही तो सीन है। और मैं अगर कहूं k ग्रेटर देन 1 है, इसका अर्थ हुआ कि भैया द्वितीयक ज्यादा है, द्वितीयक ज्यादा है किससे? प्राथमिक से। मतलब जो आगे पैदा हो रहे हैं वो ज्यादा है, तो आगे जो न्यूट्रॉन बनेंगे वो ज्यादा है, मतलब अभिक्रिया अनियंत्रित हो जाएगी। तो इससे बोल सकते हैं k ग्रेटर देन 1, पुनरुत्पादन गुणांक k ग्रेटर देन 1 होगा, उसका अर्थ है m ग्रेटर देन mcr होगा या फिर अनियंत्रित अभिक्रिया होगी। क्या ये बात डाइजेस्ट हो जाती है? सर मेरी फर्स्ट लाइव क्लास है, उजाला निषाद आया नया उजाला 4 बूंदों वाला। तो 4 बूंदों वाला है कि 5 बूंदों वाला है, पहले ये बता। उजाला k लेस देन 1, k ग्रेटर देन 1। क्या बात चमक गई बच्चों? और k बराबर 1 का मतलब है कि भैया द्वितीयक और प्राथमिक बराबर है। मतलब प्राथमिक में 3 न्यूट्रॉन थे तो द्वितीयक में हो सकता है 9 पैदा हुए होंगे लेकिन 6 मर गए, 3 ही बचे। तो देखो पैदा ज्यादा हो रहे हैं लेकिन वो
सक्रिय नहीं रह पा रहे। सक्रिय तो 3 है। के बराबर 1 का मतलब क्या? प्राथमिक द्वितीयक बराबर है, मतलब उधर ज्यादा तो पैदा होते हैं लेकिन उनमें से कुछ मर जाते हैं। तो शायद ये अच्छी बात है कि अभिक्रिया नियंत्रित चलती रहेगी। तो देखो नियंत्रित अभिक्रिया है, ठीक है। अरे तलीम, ये पटाखे की फैक्ट्री की बात थोड़ी चल रही है यार। तो उजाला निषाद, आप रिकॉर्डेड क्लास, एक मिनट, एक बात बताओ यार, ये रिकॉर्डेड वाले बच्चे, मैं थोड़ा सोच भी रहा था उजाला, चलो पहले बताओ यहां तक बात समझ में आई क्या? पहले किसी को दिक्कत है तो पूछ लो पहले, फिर इस उजाला निषाद से बात करते हैं। ये बात चमक गई क्या? पहले ये बोलो यार। उजाला एक बात बताओ, तुम रिकॉर्डेड, अच्छा, क्या तुम आरंभ 1 की ही रिकॉर्डेड क्लास देखती हो? मतलब ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूं इसको तुम बाद में देखोगी रिकॉर्डेड में, क्या ऐसा है क्या? मतलब तुम रिकॉर्ड देखते हो इसका? हाँ अच्छा, ठीक है, ओके। मुझे क्या लगा तुम आरंभ 2 के बच्चे हो, क्योंकि जनरली रिकॉर्डेड का मतलब तुम ये समझते हैं यार आरंभ 2 में पीडीएफ उल्टा और सुल्टा आ रहा है। अब यार ये लोग देखो, मैंने तो अपना काम सही किया था, अब इन लोगों ने उल्टा और सुल्टा कर दिया, तो इनका क्या ही करें, है ना। मोहम्मद सोहेल, पटाखों में बारूद होता है ना, वो यूरेनियम नहीं होता, है ना, वो ज्वलनशील पदार्थ है ना, वो यूरेनियम नहीं होता भाई। तो हाँ, तो ये आरम 2 में अब क्या कर रहे हैं, देखो मैंने तो सुल्टा ही पढ़ाया था उसमें, अब ये लोग क्या करें इसका तो मैं बोल नहीं सकता, ठीक है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप यहाँ आरम 1 में पढ़ोगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैं हूँ यहाँ पर, मुझे पता है मैंने कल क्या पढ़ाया था, और मैं तो बोलता हूँ लाइव पढ़ोगे तो आपको जिंदगी में दिक्कत ना आए। भले देखो आप वो तब जब आप थोड़ा बहुत डांट भी खाने के उसमें रहते हो, और आप अगर घमंडी और इस टाइप के हो तो भैया फिर तो आपको जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत बस हल्का फुल्का, है ना, डांट अगर खाने के लिए रेडी हो तब लाइव में जितना सीखोगे उतना जिंदगी में कहीं नहीं सीखोगे, और उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। बाकी चीज़ों का यार मैं कुछ बोल नहीं सकता। यहाँ तो क्या यार लोग चलता है यार, कभी क्लास नहीं है तो आप तुरंत बोल देते हो कि सब पीडीएफ नहीं आया, मैं मैसेज करता हूँ आपके सामने, वो अलग फायदा रहता है ना। अब बाकी चीज़ों में तो यार तुम क्या ही कहूँ मैं, ठीक है। चलिए, हाँ ठीक है यार के, समझ रहा हूँ मैं तेरी बात भी, है ना, लेकिन चलो ठीक है, वो सबके ऊपर है ना। कुछ बच्चे क्या है कि सब पढ़े हुए हैं पहले से ही, तो वो क्या थोड़ा फास्ट स्पीड में देख लेते हैं, है ना। लेकिन ना मैं एक साधारण बच्चे को तो ऐसा सलाह नहीं दूंगा। हाँ चलो कोई बात नहीं उजाला, कोई बात नहीं बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर टाइम, है ना, कम से कम क्लास नया ना लो, छोड़ो, उससे तो अच्छा कि आप रिकॉर्ड ले लो, रिकॉर्डेड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार मैं तो बोलता है आरम 1 की ले रहे हो ना, रिकॉर्डेड ही लो, क्या फर्क पड़ता है। आरम 1 की ले रहे हो तो है ना, उसमें थोड़ा अलग फील है यार, है ना। तो इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि 2 में किसी को दिक्कत है तो 1 का देखो यार, यहाँ लाइव है यार, देखो, है ना, मैं सब सुख दुख सब अपन बांटते हैं यार मिलके, हंसी खुशी, हाँ। वो वहाँ पे नहीं होता, वहाँ तो धर 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 चल जाता है यार। चलिए बहुत हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया क्रांति का आकार और ये सब। तो एग्जाम में भैया इस पेज से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो मैंने अभी लिखा हुआ है, किस पेज से, इससे। नियंत्रित अभिक्रिया मतलब क्या है? नियंत्रित अभिक्रिया यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर, इसमें जगह नहीं है, मैं लिख रहा हूं न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर अनियंत्रित तो ये बॉम्ब बन गया, और ये फुस फुस गाड़ी है, कोई काम की नहीं है, ठीक है। चलिए देख लो भैया, देख लो फटाफट से। ओफ,
देख लो भैया। ठीक है, हो गया। चलिए एक स्टार बना के लिख लो, विखंडनीय पदार्थ, विखंडनीय पदार्थ। सब चीजों को हम नहीं लेते, ऐसा नहीं कुछ भी ले लिया अंशंट, है ना। या तो यूरेनियम 235 होगा, या यूरेनियम 238 होगा, या Pu 239 होगा, या थोरियम 231 होगा, है ना। इनके बहुत सारे रीजन से अंशंट, अपन उसमें नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रीजन है भैया, ठीक है। ये कंटिन्यू पदार्थ है, सिंपल। तो इस ये चेन रिएक्शन से मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, इस रिएक्शन में क्या क्या कुछ होता है, ठीक है ना। चलिए अब लास्ट टॉपिक अपन इसमें पढ़ते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर। नेक्स्ट लिखें, न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय संयंत्र। ये कैसा होता है बच्चों, अभी अपन ने पढ़ लिया, फिर भी अपन इसको एक बॉक्स रूप में बना रहे हैं फाइनल, कि भाई हमें इसमें चीजें लिख भी लें और याद भी कर लें। अच्छा, कभी कभी लोग पूछ लेते हैं कि भैया आपने सर अभिक्रिया 235 से क्यों करी, 238 से क्यों नहीं करी। ये जो अभिक्रिया है कहाँ गई, हाँ ये 235 से क्यों कर रहे हैं, 8 से क्यों नहीं कर रहे। 235 का विखंडन आसान होता है 238 से, इसलिए अभिक्रिया को 235 से करते हैं। इसका विखंडन आसान है, इसका विखंडन इजी है 238 की तुलना में, इसीलिए हम ऐसा करते हैं, है ना। कभी जबरदस्ती कोई पूछ ले। चलिए, तो ये बातें हुई इसकी। चलिए, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देख लो, ध्यान से देखो। तो यहां पर बच्चों वॉल है एक कंक्रीट की। अगर आप कभी राउत भाटा में ऐसी जगह पे जाओगे ना जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो आपको दिखेगी न्यूक्लियर रिएक्टर के आसपास मोटी मोटी, मैं तो कहता हूं 2 से 3 मीटर, 2-3 मीटर मोटी कंक्रीट की दीवार। कंक्रीट मतलब रेती टाइप के, रेती पत्थर की दीवार। कंक्रीट समझते हो, रेती पत्थर की दीवार है। क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा गामा की भेदन क्षमता बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो वो कैंसर कर दे या अभी, है ना, अल्फा बीटा, ताकि अभी तब मैं लिख देता हूं, ताकि गामा किरणें बाहर ना सके, गामा किरणें बाहर ना आए। मतलब गामा की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। देखो छोटी छोटी कितनी बात निकल रही है। गामा किरणों की भेदन क्षमता ज्यादा होती है, कि भेदन क्षमता बहुत हाई होती है। अल्फा बीटा गामा से, गामा में गामा की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। चाहे तो छोटा सा नोट करके लिख लो फटाफट से। अल्फा बीटा गामा किरणों में गामा की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। उससे बचने के लिए मोटी दीवार, ठीक है भैया। इसके बाद यहां पर अपन इसको बोलते हैं बच्चों फ्यूल रॉड्स। जो फ्यूल है यूरेनियम या जो भी है, वो हम यहां पे लगाते हैं, उसको फ्यूल रॉड बोलते हैं, है ना। ये क्या है अपनी, ये फ्यूल रॉड्स हैं, फ्यूल रॉड्स कौन है, यूरेनियम 235 या यूरेनियम 238 या Pu 239, है ना। ये सब चीजें फ्यूल का काम करती है। अभी भाई न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल क्या है, पेट्रोल थोड़ी डाल रहे हैं, इसे फ्यूल का काम बोलते हैं। यूरेनियम लिक्विड में होता है क्या, यूरेनियम लिक्विड में होता है क्या, नहीं पता यार नहीं पता, होता होगा, मतलब क्या ही बोलो, आई डोंट नो, ठीक है, पता नहीं यूरेनियम किस में होता है। केमिस्ट्री वाले सर से पूछना, मतलब अब नहीं पता तो जबरदस्ती में मैं बोलना नहीं चाह रहा कि, है ना, यूरेनियम कैसा होता है। हाँ, अंदाजा लगा सकते हैं, सॉलिड तो नहीं होना चाहिए,
मतलब सॉलिड सेमी सॉलिड होना चाहिए उसको। यूरेनियम जो है ना वो सेमी सॉलिड टाइप का कुछ होता होगा। लिक्विड आई डोंट थिंक वैसे, है ना, लिक्विड मुझे लगता नहीं होता होगा, सेमी सॉलिड टाइप की कुछ चीज होती होगी यूरेनियम, है ना। अब रेडियो एक्टिव चीज है यार, है ना, मतलब सोचने में डर लगता है ना, समझिए। चलिए अच्छा, ये फ्यूल रॉड्स है, ये फ्यूल रॉड्स है बच्चों। यहाँ पर कंट्रोलिंग रॉड अपन बोल सकते हैं ऐसे, यहाँ पर ये इस तरह की कंट्रोलिंग रॉड्स होती है, ये है ना, ये फ्यूल रॉड्स है यहाँ पर। ये बच्चों कंट्रोलिंग रॉड्स मतलब कंट्रोल करने के लिए अपन बोल सकते हैं कंट्रोलिंग रॉड्स, कंट्रोलिंग रॉड्स, कंट्रोलिंग रॉड्स है ना। ये कैडमियम या बोरोन की होती है, मैं लिखा चुका हूं, है ना, अवशोषक है ये। कंट्रोलिंग रॉड का काम क्या होता है मैं आपको लिखा चुका हूं। क्या कर रहे हो, रेनियम लिक्विड अवस्था में भी होती है। अबे कर क्या रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, अबे क्या चल रहा है शिवांगी गुप्ता, चलो छोड़ो जो भी। ये कंट्रोलिंग रॉड्स है, तो अभी मैंने बताया था आपको, है ना, कि यहाँ पर इनको रोकने के लिए इनको, अच्छा मुझे बताओ, ये न्यूक्लियर रिएक्टर था, ये 2-3 मीटर की दीवार थी कंक्रीट की, इसके अंदर निकलते हैं। यहाँ पर बच्चों इन और आउट, यहाँ से इनलेट होता है, कुछ चीज डालनी है तो यहाँ से इनलेट कर दो, और यहाँ से निकालनी है तो ये आउटलेट कर दो, ये आउट है। फ्यूल जहां पे होता है वहां पर बच्चों मॉडरेटर होता है। मॉडरेटर मतलब मंदक। क्या यूज किया था अपन ने, D2O, तो ये यहाँ पे क्या है, ये मंदक का काम करता है। मंदक, न्यूट्रॉन की स्पीड ज्यादा हो जाए तो उसे रोक लेते हैं, तो बेस्ट मंदक कौन था अपना, D2O। ये मंदक यहाँ पे होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद, अबे गधों तुम लोगों की लड़ाई इसी बात पे चल रही है क्या, ये लिक्विड में होता है या उसमें होता है, ठीक है देख लियो यार, उसमें अगर ज्ञान लेने का शौक इंटरनेट पे देख लेना लिक्विड में होता है कि नहीं होता है, जो सिखा रहा हूं वो तो सीखो। ये शिवांगी गुप्ता आजकल एक्टिव हो गई क्या है, अभी भी मूर्खता की इसने, चलो जो भी है। चलिए तो ये क्या है बच्चों, रॉड से, रॉड का काम समझ में आ गया। मुझे लग रहा है कि भैया न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं तो मैं रॉड को नीचे कर दूंगा, वो रॉड पे न्यूट्रॉन चिपक जाएंगे, उसको ऊपर खींच लूंगा, ठीक है। चलिए ये हो गया अपना, ओके। इसके आसपास बच्चों यहां पर हम एक कूलेंट की व्यवस्था भी रखते हैं। अरे इतनी एनर्जी पैदा होगी तो ठंडक करने के लिए कूलेंट भी रखते हैं यहां पर, तो कूलेंट ठंडा रखने के लिए, है ना, ठंडा करने के लिए। कूलेंट क्या होता है, कूलेंट के रूप में बच्चों पानी भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम मोल्टन सोडियम, पिघला हुआ सोडियम भी यूज करते हैं बच्चों। XYZ रीजन है उसके, बट ठीक है, ठीक है, तो पिघला हुआ सोडियम भी यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है बच्चों। तो ये कूलेंट होता है यहाँ पर, तो अपन को ये शब्द याद रखने हैं बस। ये क्या याद रखना है, मंदक क्या होता है, D2O। कंट्रोलिंग रॉड किसकी होती है, कैडमियम या बोरॉन की, बस ये याद रखने हैं। ये तो फोटो तो मैं ऐसे बना रहा हूँ ताकि थोड़ा दिमाग में सेट हो जाए कि अच्छा ये ऐसा होता है, रिएक्टर होता है, इसके आसपास दीवार होती है, 2-3 मीटर होती है, क्यों होती है, गामा किरणों के कारण, भेदन क्षमता ज्यादा होती है उसकी। ये कूलेंट है, तो इसे बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर, और कोई खास बात नहीं है। नाभिकीय संयंत्र के रूप में अपने पास बहुत सारी चीजें हैं, है ना। अबे शिवांगी 2 है क्या यहाँ पे, अच्छा वही मैं सोच रहा था, शिवांगी तो अच्छी बच्ची थी, ये दूसरी कहीं से घुस गई आतंकवादी, हाँ किसी दूसरे का रूप ले गए, है ना यार, ये गड़बड़ हो गई भाई शिवम, ये तो किसी और के रूप में कोई और ही आ गया, तो अंदाज अपना अपना वाला सीन चल रहा है भाई यहाँ तो, है ना। मैं सोच रहा हूँ ये अच्छी बच्ची कैसे बिगड़ गई आजकल।
चलिए चलिए चलिए, ठीक है ठीक है बच्चों, क्या नाम याद रखोगे आप? ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में फिलहाल केवल इतने हैं। अच्छा, कब एक छोटी सी बात और मैं आपको बता दूं, क्या नाम से, न्यूक्लियर फिजन, फिजन मतलब बच्चों टूटना। न्यूक्लियर फिजन में केवल 1% मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसके बाद भी इतना धमाका होता है। जब फिजन होता है, टूटने फूटने वाली रिएक्शन जब होती है, तब ऐसा मत सोचना कि भाई किसी ने सोचा कि सर ये जो फिजन रिएक्शन हुई है, ये रिएक्शन, इसमें एनर्जी कहां से आई। तो मैंने कहा कि भैया मास कन्वर्ट हुआ एनर्जी में। तो किसी ने पूछा सर कितना हुआ, क्या पूरा हो गया? नहीं, मैक्सिमम 1% होता है। केवल मैक्सिमम 1% मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में, उसके बाद भी इतनी एनर्जी मिलती है। सोचोगे ज्यादा वादा हो जाए तो मतलब क्या ही हो जाएगा, है ना। चलिए, तो ये वाली बात है। ठीक है, एक रिएक्शन और लिख लो, ब्रेडर रिएक्शन, ब्रेडर है ना, ब्रेडर रिएक्टर इसको ऐसे बोलते हैं, ब्रेडर रिएक्टर, ब्रीडर संयंत्र, इसको इंग्लिश में भी ब्रीडर संयंत्र ही बोलते हैं। रिएक्टर मतलब संयंत्र। क्या होता है ये, ध्यान से देखो, मोल्टन सोडियम, है ना, कोई बच्चा पूछ रहा है क्या लिखा था, मोल्टन सोडियम, Na, सोडियम, बिल्कुल ठीक है, मोल्टन सोडियम। होता होगा कुछ लिक्विड स्पेशल मिलाते होंगे भाई, है ना, अपन को नहीं पता क्या है ये। सोडियम अपन जानते हैं, उसको मोल्टन करके कुछ करते होंगे, मतलब उसमें हजारों रीजन होंगे। अपने पास तो पॉइंट था कि भाई ये क्या डाल सकते हैं, तो सोडियम, है ना, पानी भी आंसर है, मोल्टन सोडियम भी आंसर है ना। इसमें कोई रिसर्च वाली बात नहीं है भाई, है ना, ये बस एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं, बस मुझे काम की चीज मैंने निकाल के आपको दे दी। ठीक है, चलिए श्यामपंत, ठीक है, सोडियम, मोल्टन सोडियम होता है। हाँ, ब्रेडर रिएक्टर, मोटा मोटी अगर बात करें, यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉन का अटैक करके Pu-239 बनाने की अभिक्रिया है, प्लस Q। ये रिएक्शन और कुछ होती होगी, और होती भी है मुझे पता है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ब्रीडर रिएक्टर की रिएक्शन नहीं रटनी मुझे ये बात करनी है कि 238 पे न्यूट्रॉन का अटैक करके 239 है ना, बैलेंस हो रहा है थोड़ा बहुत। यूरेनियम पे न्यूट्रॉन का अटैक करके उत्पाद में 239 बनाना, इसे बोलते हैं ब्रीडर रिएक्टर। सर इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, या इसमें क्या विशेष बात है जो आपने बताई बच्चों? इसमें जो अभिकारक है, ये अभिकारक है, ये जो अभिकारक है, ये एक तरह का फ्यूल है, नाभिकीय फ्यूल। अभी अपन ने पढ़े थे 4 फ्यूल, 235, 238, Pu-239। उत्पाद भी फ्यूल है, उत्पाद भी फ्यूल है। मतलब मैं आपको देसी में समझाऊं तो ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है या ऐसी कार है जो चलती तो है पेट्रोल से, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो निकलता है डीजल। तो यार डीजल भी तो एक प्रकार का ईंधन है जो ट्रक में यूज होता है। मतलब जो उत्पाद बना, हम सोच रहे थे उत्पाद तो फर्जी चीज बनेगी, इसको फेंकना होगा, यहां ये भी फ्यूल है एक तरह का, उत्पाद भी फ्यूल है, तो अच्छी बात है, इसे ब्रेडर रिएक्टर बोलते हैं। एनसीईआरटी में दे रखा था तो हम इतनी बात बच्चों को बता देते हैं कि इसे ब्रेडर, प्रजनक क्या बोलते हैं ब्रेडर को हिंदी में, ब्रेडर ही बोलते हैं शायद, या प्रजनक रिएक्टर शायद, है ना, प्रजनक रिएक्टर बोलते हैं शायद, हाँ, प्रजनक रिएक्टर संयंत्र, प्रजनक संयंत्र मतलब उत्पाद भी फ्यूल है। गाड़ी चली पेट्रोल से और बना क्या, डीजल, समथिंग लाइक दैट, कि ये भी पेट्रोल, ये भी एक तरह का ईंधन है, ये भी ईंधन है, ईंधन से ईंधन बन जाता है। तो इसका कुछ अभिक्रियाओं में यूज कर लेते हैं। तो ये छोटी मोटी बात है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये छोटी मोटी बात के साथ अपना ये चैप्टर बच्चों समाप्त होता है, लगभग इसका अंत है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है रेडियो एक्टिविटी पे थोड़ी बात करेंगे। रेडियो एक्टिविटी बात करते हैं कि नाभिकों से, है ना, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है कि कुछ अस्थायी नाभिक होते हैं, या फिर अपन इंग्लिश में बोले तो स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। यानी कि नाभिक से अल्फा बीटा गामा का स्वतः उत्सर्जन होना,
नाभिकों से अल्फा बीटा गामा का स्वतः उत्सर्जन होना अपने आप, इसे रेडियो सक्रियता कहते हैं। चाहे तो हम लिख लें, है ना, पहले पूरा चैप्टर हुआ करता था, अभी पूरा चैप्टर नहीं है, तो थोड़ी बहुत बात लिखेंगे। तो हम लिख तो लेते हैं रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे थोड़ा हम लोग बच्चों, छोड़ नहीं रहा हूं अभी मैं, थोड़ा तो पढ़ाऊंगा। एक्सरेज में बता दूंगा, अभी चिंता मत कर, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी ये क्या होता है? स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज इज नॉन एज रेडियो एक्टिविटी, है ना, यानी कि अल्फा बीटा गामा किरणों का स्वतः उत्सर्जन किससे? अस्थायी नाभिकों से। अस्थायी नाभिकों से क्या कहलाती है? रेडियो सक्रियता कहलाती है। रेडियो सक्रियता कहलाती है, इसे रेडियो सक्रियता कहता है। इस चैप्टर से बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स में या फिर अपन कहें मॉडर्न फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आते थे रेडियो एक्टिविटी से, लेकिन उन लोगों ने बहुत कुछ हटा दिया, इन लोगों ने बहुत कुछ हटा दिया। इसलिए आप कभी क्वेश्चन देखोगे या करोगे तो आपको इसके क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, तो इसके क्वेश्चन थोड़े समझदारी से करना, मतलब काफी कुछ अब नहीं करना है, ठीक है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के हैं, हमारी शीटों में देखा जाता तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के होते थे, है ना। थोड़ा सा अभी समय लगेगा बच्चों को समझने में कि यार हट गया अभी। अच्छा, अल्फा बीटा गामा क्या होती है? ये अल्फा किरणें होती है बच्चों, बीटा भी किरणें होती है और गामा भी किरणें होती है। ये पॉजिटिव धनात्मक किरणें होती है, पॉजिटिव रेज होती है, और इनका प्रकृति कैसी होती है? तरंग की किरण या कण प्रकृति, तो कण प्रकृति की होती है, कण प्रकृति की होती है बच्चों ये। अच्छा, अल्फा क्या होता है? अल्फा कण क्या होते हैं? अल्फा कण क्या होते हैं बच्चों? 2He4 या 2He4+2, द्विधनात्मक हीलियम आयन को अल्फा कण बोलते हैं, या फिर ये हीलियम का नाभिक है, अपन बोल सकते हैं हीलियम का नाभिक, हीलियम का नाभिक, इसे अल्फा कहते हैं। प्रश्न उठा, हीलियम के नाभिक को अल्फा कहते हैं, तो हाइड्रोजन के नाभिक को क्या कहते हैं? वैसे हाइड्रोजन तो स्वयं ही है ना सर। कार्बन के नाभिक को क्या कहते हैं? किसी और के? तो भैया ऐसी कोई बात नहीं है। हुआ क्या, हीलियम का जब खोज हुई उससे पहले ही मिल गया था, मतलब लोगों ने जब जाना कि ये हीलियम है, उससे पहले अपन को ये 2He4 मिल गया था। लोग समझ नहीं पाए, उन्होंने एक नाम दे दिया इसको अल्फा। समय के साथ जब पता चला कि भैया ये तो हीलियम है, तो वो अल्फा इतना फेमस हो गया था कि भैया उन लोगों ने सोचा कि नाम चेंज मत करो, अल्फा भी रहने दो, हीलियम भी रहने दो। यूपीपी का एग्जाम निकल गया है और मेडिकल भी फाइनल हो गया है, क्या अब हम करें? मुझे डॉक्टर बनना है, इस बस ऐसे ही यूपीपी का एग्जाम दिए थे और निकल गया। दीक्षा पांडे, ओके, वेरी गुड। उत्तर प्रदेश पुलिस, वेरी गुड, गुड। बच्चे पुलिस में पोस्ट क्या है? दीक्षा पांडे, आप मुझे कर पाओ तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, ठीक है ना, तो अपन बात कर लेंगे, ठीक है। और ना कर पाओ पर्सनल मैसेज तो कल फिर से मैसेज लिखना ये वाला, तो कल मैं आपको बात करूंगा, है ना। एक बार जॉब हाथ में आ गई तो छोड़ना था ना, थोड़ा समझदारी नहीं होता, ठीक है ना। तो ये क्या है कि सेंसिटिव है, मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता आपकी छोड़ दो, मतलब मैं ना आपको यूपीपी छोड़ने को बोल सकता हूँ, ना फिर मैं आपको डॉक्टर की पढ़ाई छोड़ने से बोल सकता हूँ। आपकी बहुत कुछ चीजें सोच के और फिर बात करनी पड़ेगी, तो आप चाहें तो मुझसे कनेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। चलिए, मुझे लिख देना कुछ, है ना, मैसेज या ऐसा कुछ, और ना हो पाए मान लो तो फिर आप मुझे कल मैसेज करना है इस पे, ठीक है। चलिए, हाँ मैंने क्या बोल रहा था, यस,
तो अल्फा ये होता है। अच्छा, एक बार एग्जाम में ये आ चुका है, ये आ चुका है नीट में, अल्फा क्या होता है? हीलियम नहीं होता, हीलियम का नाभिक अल्फा है, याद रखना, हीलियम कण नहीं होता, ठीक है। चलो, तो अल्फा क्या होती है? पॉजिटिव किरणें होती है, कण प्रकृति होती है। बीटा कैसी होती है? नेगेटिव किरणें होती है, नेगेटिव किरणें होती है बीटा, नेगेटिव किरणें। और ये भी क्या है? कण प्रकृति, कण प्रकृति के होते हैं ये। जो गामा है बच्चों, वो उदासीन होती है, गामा उदासीन किरणें होती है, और ये तरंग प्रकृति की होती है, तरंग प्रकृति होती है इनकी, तरंग प्रकृति होती है इनकी, ठीक है। अच्छा अच्छा, यूपीपी कांस्टेबल का, अरे ठीक है यार, नौकरी नौकरी होती है यार, क्या क्या ही फर्क पड़ता है ना। कांस्टेबल कुछ कम नहीं होता, बस जीवन में कोई कम नहीं है बच्चों, है ना। नौकरी लगना ही बड़ी बात है यार, है ना। यूपी में, वो भी यूपी में, सही है यार। दुश्मनों को मारना, चलो सही है। चलिए चलिए चलिए, ठीक है, पहले बात करते हैं ना। आई होप वो बच्चे समझ गई। तो ये हो गया। अच्छा, तो अच्छा अल्फा तो ठीक है बच्चों। समय के साथ अपन पढ़ेंगे बीटा दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं बीटा प्लस और एक को बोलते हैं बीटा माइनस, ठीक है ना। बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन ही होता है, और ये क्या होता है? ये पॉजिट्रॉन होता है। बीटा दो प्रकार के होते हैं, बीटा प्लस, बीटा माइनस। बीटा के बारे में कुछ ना कहा जाए तो बाय डिफॉल्ट ये होता है इलेक्ट्रॉन। बीटा के बारे में कुछ ना कहा जाए, कौन सा बीटा, तो बाय डिफॉल्ट क्या मान लेना? इलेक्ट्रॉन ही मान लेना, इलेक्ट्रॉन ही है वो, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अल्फा बीटा गामा के बारे में। चलो एक क्वेश्चन छोटा सा, उसको जवाब दे दो, उसके बाद अपन कहानी को खत्म करते हैं। यहां पर मेरे पास अल्फा बीटा गामा किरणें हैं, इस दीवार पर प्लस चिपका हुआ है, इस दीवार पर माइनस चिपका हुआ है, और ये एक कण ऐसा गया, एक कण ऐसा गया, एक कण ऐसा गया। बताओ कौन सा कण कौन सा है? पहला वाला कौन सा है, दूसरा वाला कौन सा है, और तीसरा वाला कौन सा है? लल्लू क्वेश्चन है वैसे तो। अरे यार, पोलोटेक्निक से तो बढ़िया यार। पोलोटेक्निक में थोड़ी ना मैं बोलूंगा यार तुम्हें रोकने के लिए, पोलोटेक्निक तो कभी भी हो जाएगी। ठीक है ठीक है। तो प्लस की तरफ कौन जाता है? माइनस, तो ये बीटा है। माइनस की तरफ कौन जाता है? प्लस, ये अल्फा है, और ये कौन है? ये गामा है। बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चे। चलिए ठीक है, तो आई होप ये बात अपन को चमक गई अच्छे से बच्चे। चलिए ठीक है, इसको अपन कहानी को विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे की बात करेंगे, चैप्टर के बारे में थोड़ी बहुत आगे और बात करेंगे। होपफुली नेक्स्ट क्लास में लगभग खत्म कर देंगे, और नहीं भी होगा तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में अपन खत्म करके और कर देंगे स्टार्ट अपन। हाँ, अपन क्या स्टार्ट करेंगे? अपन कर देंगे सेमीकंडक्टर स्टार्ट कर देंगे। चलो ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए बाय बाय, मस्त रहें, खुश रहें। सेमीकंडक्टर स्टार्ट करते हैं परसों।